अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ फिर डॉक्टर सैयद हमाद अली कनाडा से हमारे साथ हैं। और हम आज जो है एक मुनफरिद टॉपिक लेके आए हैं, जो पिछली दफ़ा थोड़ी सी जो बातचीत हुई थी मेरी डॉक्टर साहब से। तो मैंने इनसे वादा लिया था कि हम अगली पॉडकास्ट पे ये टॉपिक ज़रूर छेड़ेंगे, और वो है डिवाइन लव का टॉपिक। डिवाइन लव पे डॉक्टर साहब ने बहुत रिसर्च भी की हुई है और बहुत नॉलेज है, और मैं चाहता हूं कि आज वो नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमाद, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर असद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत आप खुशी कैसे हुई हैं? आपको देख के जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो कनाडा में यहाँ पे तो आज इस्लामाबाद में बारिश हुई है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। गर्मी थी काफी, तो वहां पे कैसा मौसम है? वहाँ पे भी जहाँ हम रहते हैं हीट वेव की वार्निंग आई थी, लेकिन ये कि ओवरऑल द टेम्परेचर स्टिल नॉट दैट बैड। अच्छा अच्छा, चलें, जी जी। जबरदस्त हो गया। तो मेरा ख्याल है स्ट्रेट हम जाते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली जी जी। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो हम लोग वीडियो बनाते हैं या जो पॉडकास्ट करते हैं, उसका मकसद ही होता है कि जो सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी तरह जो पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में, शेयर करते हैं, तो वो उसके लिए कोई टॉपिक अच्छा रिसर्च के लिए उसको मिल जाए और उसके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो थोड़ा सा आप काइंडली एक लेमैन की जुबान में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज डिवाइन लव, और फिर हम मजीद उस पे आगे चलेंगे कि किसने किस पे क्या काम किया हुआ है। विद रिगार्ड्स टू डिवाइन लव जो है एक बहुत अहम हिस्सा है इस्लाम का। इनफैक्ट इट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। अच्छा। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे माशरे में, स्पेशली आई वुड से इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ये चीज अभी मिसिंग है। परहैप्स वो इतनी मिसिंग नहीं थी जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, उसकी कुछ वजूहात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझे कि इस्लाम में तीन एस्पेक्ट्स हमें नजर आते हैं विद इन आवर जी जी। रिलीजन। और उसको हम उस तरह समझ सकते हैं हदीस जिब्रील के हवाले से। जी हदीस जी। जिब्रील में आया था कि आप जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और ये सही है रिवायत। तो उसमें ये, और बाय द वे अभी जो मैं डिस्कस करूंगा या तो कुरान या हदीस से बात करूंगा ताकि जी हमें जी। समझ आए कि डिवाइन लव इज एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। तो इस पार्ट ऑफ जिब्रील इस्लाम। अलैहिस्सलाम, जी, जी जी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आपसे सबसे पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने पांच पिलर्स बताए जो हमारे वी नो एज द फाइव पिलर्स, राइट। उसके बाद पूछा ईमान क्या है, ईमान के बारे में बताया टू बिलीव इन अल्लाह, हिज बुक्स, हिज एंजल्स। और फिर थर्ड चीज पूछा था कि एहसान क्या है, एहसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तरह, दैट यू एडोर योर लॉर्ड एज इफ यू सी हिम। सो जबरदस्त। बेसिकली तीन एस्पेक्ट जो है, एक तो हमारा हो गया फाइव पिलर जिसमें फिका की बातें होती हैं, और आप देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में लॉट्स ऑफ फोकस ऑन द फाइव पिलर्स है। भाई इस तरह नमाज पढ़ना है, ये करना है। उसके बाद है ईमान, प्रॉपर थिंकिंग होनी चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट थिंकिंग। लेकिन द थर्ड है कि यू एडोर अंता अबुदुल्लाह, अबदा का मतलब मीन्स ऑल्सो एडोर। सो यू एडोर योर लॉर्ड एज इफ यू सी हिम। जबरदस्त। इस्लाम कहता है कि द फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द रिलेशनशिप जो एक्चुअली एग्जिस्ट बिटवीन अल्लाह एंड मखलूक इज मोहब्बत। कुरान शरीफ में कहा गया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी कि ही लव्स देम, हर चीज इंक्लूडिंग अस, एंड उसके वजह से वी लव हिम। सो हम्म। डिवाइन लव अगर मुख्तसर हम बात करें, इट इज द एक्चुअल रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती है खुदा और हमारे दरमियान। और ठीक। उसकी बुनियाद ये है, जी जी। जब लोग कहते हैं, कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम को बनाना चाहा तो मलाइका ने कहा कि या अल्लाह, ऐसे मखलूक को क्यों बनाए जा रहे जो फसाद करेंगे और प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। तो अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यानी ये जो कह रहे हैं अल्लाह, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, वो है कि मेरी मोहब्बत आदम और बनु आदम के लिए। सो दिस इज व्हाट डिवाइन लव है। अच्छा, कोई कह सकता है ठीक। कि भाई और मुझे बता इसकी क्या दलील। एक बड़ी दलील है कि अल्लाह का नाम है अलवदूद भी है। अलवदूद, अलवदूद मीन्स लविंग। एंड बहुत सारे लोग, हमें ये तो पता है रहमान रहीम, इवन रहमान रहीम में भी वो क्वालिटी ऑफ लविंग मर्सी आती है। सो डिवाइन लव इज द एक्चुअल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिफोर बिफोर आवर क्रिएशन बिटवीन अल्लाह एंड अस। ये है डिवाइन लव। जबरदस्त। और ये जबरदस्त। फोकस है इस्लाम का। ये फोकस है कि ये सारी जो हमें सी चीजें कही गई हैं,
ये सारी जो प्रैक्टिसेस हमें बताई गई हैं, इसलिए नहीं बताई गई खाली कि हम सैल्वेशन रीच करें। हाई हम्म। लेवल ये है कि हम इसलिए करें ताकि हम खुदा के करीब आ सकें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि जो जी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें, जी तो अगर कोई स्टूडेंट इस पे कोई थीसिस लिखना चाहे, तो वो किस एस्पेक्ट से इसको लेके चले? मसलन अदर देन इस्लामिक स्टडीज, लाइक अगर वो किसी रिसर्च मेथड्स के तौर पे इसको लेना चाहे, डिवाइन लव को अगर वो देखना चाहे कि डिवाइन लव पे रिसर्च क्या क्या हुई है, किस किस बंदे ने कितनी रिसर्च की है, लिटरेचर कहाँ से इस पे तलाश जी करे, और ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा जी। प्लीज। तो इसमें एक तो ये चीज हो सकती है कि विद रिगार्ड्स टू लिटरेचर किन किन लोगों ने लिखा है। जैसे डॉक्टर विलियम शिटिंग ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, किताब का नाम ही है डिवाइन लव। इट वाज पब्लिश्ड बाय येल प्रेस। अच्छा। So Dr. William Shittig is a student of Dr. Sayyid Hussain Nasr. ठीक। So Dr. Sayyid Hussain Nasr is one of the leading Muslim philosophers जिन्होंने given lectures दिया. This is one of the prestigious awards. Library of Living Philosopher जिसमें आइंस्टाइन जैसे लोग हैं उनकी यानी जो थॉट्स है उसमें पब्लिश किए गए हैं. सो ही इज दैट मुस्लिम जिनकी फिलोसॉफिकली स्पीकिंग यानी फिलोसॉफिकल वर्ड स्कॉलर्स के द्वारा हाईली रिकग्नाइज. एंड उन्होंने फिर नॉट जस्ट उन्होंने पीएचडी हार्वर्ड से की थी. एंड साथ में उन्होंने ईरान में ये जो इल्मुल नकली सॉरी अकली है ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन वो भी हासिल की. तो उनकी जी। बुक्स हैं. पहली चीज अगर किसी को भी दे वांट टू अंडरस्टैंड दे नीड टू रीड दीज बुक्स ऑफ बाय पीपल लाइक सैयद हुसैन डॉक्टर सैयद हुसैन नसर हाफिजुल्लाह, डॉक्टर विलियम शिटिक हाफिजुल्लाह. इन लोग ने बहुत काम किया. स्पेसिफिकली डॉक्टर विलियम शिटिक ने इस पे बहुत ज्यादा तहकीक की हुई है. जबरदस्त। um, तो एक लिटरेचर से ग्राउंडिंग हो जाए. ठीक। सेकेंडली एक चीज जो मैंने देखी है कि बहुत सारी डिस्कशन हुई है कि फिलोसोफर्स या हमारे जो सूफी हजरात उन्होंने क्या लिखा है. हम्म। लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं कुछ ही स्कॉलर्स के हवाले से लाइक इब्न अरबी रहीमुल्लाह, जलालुद्दीन रूमी. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये तहकीक कर सकते हैं कि एक तो इब्न अरबी रहीमुल्लाह जैसे लोगों का किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, उस पर काम ठीक। कर सकते हैं. हम्म। अच्छा, किस तरह सूफीज्म स्प्रेड हुआ फॉर एग्जाम्पल इस पे काम कर सकते हैं. क्या कोई क्रॉस कोई थॉट्स हिंदू हिंदुइज्म से भी आई हो, क्योंकि हिंदुइज्म की अद्वैता वेदांता भी एक बहुत फिलोसॉफिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अ लॉट ऑफ थिंग जो वो बात करते हैं इट इज द आइडिया ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, यानी कि देयर इज ओनली वन रियलिटी. सो उसके ठीक। हवाले से क्रॉस कंपैरिजन कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरह वो चेक कर सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के जो उलेमा है या जो सूफी साहब उनका किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ है क्या मिडिल ईस्ट में. फॉर हम्म। एग्जाम्पल मुजद्दिद अल-सानी का इन्फ्लुएंस हुआ है towards the Arabian country and Turkey. So ये चीज हो सकती है. प्लस एक और चीज which I am interested from quantitative perspective, ये सारी चीजें perhaps हम qualitative से बात quantitative perspective से क्या रिसर्च दिखाती है कि जो लोग are more inclined to let's say Sufism towards this idea of divine love, हम्म। उनकी रिलेशनशिप बाकी लोगों के के साथ कैसे है कंपेयर टू दोज हु आर वेरी मच फोकस्ड ऑन जस्ट फिक्र. इज हम्म। देयर डिफरेंस, क्योंकि उमूमन जब इंसान इस रास्ते पे जाता है वो बंदा इज मोर एबल टू एम्ब्रेस इंक्लूसिविज्म, यानी कि वो बिल्कुल। लेस एक्सक्लूसिव है. वो ज्यादा हम्म। चीजों को एम्ब्रेस कर सकता है. तो क्या वो मोर टॉलरेंट है, क्या वो एक्सेप्ट करता है डिफरेंट व्यूज कंपेयर टू समवन जो इन चीजों की तरफ ज्यादा रुझान नहीं रखता है. सो एक ठीक। क्वांटिटेटिव स्टडी भी हो सकती है और फिर ठीक। उसका आउटकम देखा जा सकता है ये क्या है. सो दीज आर सम ऑफ थिंग्स जो हो सकती है रिसर्च जबरदस्त। पॉसिबल. ठीक हो गया। अच्छा, इब्ने अरबी का आपने बात की, और इब्ने अरबी का बड़ा नाम है हमारे हिस्ट्री में। तो जैसे मैं रिसर्च पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड की बुक्स या एलन ब्रायमैन, डेविड डेविड सिल्वरमैन और इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं इनको पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने कभी उस तरफ नहीं सोचा कि मैं इब्ने अरबी को भी पढ़ाऊँ, कि उनके रिसर्च मेथड्स किस तरह, यानी उन्होंने भी तो रिसर्च की और बहुत माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। तो थोड़ा सा आप इब्ने अरबी के बारे में, मुझे पता है कि आपको काफी नॉलेज है, तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि इब्ने अरबी ने रिसर्च मेथड्स में कितना काम किया, और स्पेशली उनका जो रिलेशनशिप बनता है डिवाइन लव के साथ। तो ये थोड़ा सा काइंडली इस पे भी हमें थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। ऑफ कोर्स इब्ने अरबी जब हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज. लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करें इस तरह यूं सोच के कि हाउ टू अटेन नॉलेज, जी जी। इल्म किस तरह हासिल करें, सो आई वुड जी। से इज द सेम थिंग इन अ वे. अच्छा, इब्ने अरबी इज
वेरी इंटरेस्टिंग स्कॉलर एंड टू बी ऑनेस्ट इनकी बातें बहुत गहराई, मतलब आपको इंसान को बहुत गहराई में जाना होता है टू अंडरस्टैंड, टू कॉन्टेम्पलेट। लेकिन मैं पर्सनली इब्न अरबी जैसे, क्यों मुझे ऐसे उलेमास की किताबें पढ़ने में मजा आता है, या मैं क्यों समझता हूँ कि दे कंटेन अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, ट्रेजर, लॉट्स ऑफ प्रेशियस नॉलेज। इसकी वजह है, मैं जब सोशल स्टडीज सॉरी सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू डेरिडा। जी। डेरिडा का कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्टिविज्म। तो जी वो हाँ। कहता है कि भाई हर चीज में आप कुछ भी नहीं, इट्स सिंपली सब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्टिव का ये मतलब है कि जी आप टेक्स्ट को नहीं समझ सकते हैं, ये सिंपली जो बंदा सोच रहा होता है। तो इब्न अरबी जैसे लोग कहते हैं कि दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द होल ट्रुथ। दे हम्म। recognize कि there is that subjective element, but they also recognize there is this objective element। क्या मतलब है? वो यूं समझाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए रियलिटी जो इज एन एमिनेशन, इज द तजल्लियात ऑफ द डिवाइन बीइंग। क्यों? क्योंकि कुरान में कहा गया फअैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, व्हिच मींस wheresoever you turn there is the face of the divine, there is the face of the हम्म। god। सूरह बकरा में फअैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। लेकिन साथ में ये भी कहा है लैसा कमिस्लिही शैयउन, देयर इज नथिंग लाइक हिम। सो इब्न अरबी जैसे लोग कहते हैं कि जब when you want to understand the divine reality, so what is divine reality? The one who is the all knowing, and जिसके थ्रू नॉलेज होती है। अच्छा, कुरान में क्या कहा गया? कुल जिदनी इल्मा, कुल रब्बी जिदनी इल्मा, मेरे रब मुझे इल्म इजाफा करे। एंड इल्म क्या करता है? इल्म इशारा कर रहा है टुवर्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी। तो इब्न अरबी कहते हैं कि जब हम रास्ते सीख कर रहे होते हैं नॉलेज, तो तीन मंजिल होती है, एक होता है इल्मुल यकीन, फिर होता हम्म। है ऐनुल यकीन, और एक होता है हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन की एक ऐसी मिसाल है कि किसी ने आग नहीं देखी तो उसने बताया दूसरे को, और वो बंदा सच्चा है जो बता रहा है, तो उसको यकीन होगा, लेकिन सबसे अदना दर्जे का। फिर वो आग देख लेता है दूसरा बंदा, तो वो हो जाता है इल्म से ऐनुल यकीन, आंखों से देख लिया, लेकिन अभी भी रियल नहीं है। जब वो बंदे ने आग छू ली, तब वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रियल। जबरदस्त। भी कहते अब हैं तो कि यकीन जब हो गया। नॉलेज के रास्ते पे जाते हैं, तो आपको दो चीजों की एस्पेक्ट होती है, और इसी वजह से आज के दौर में भी आप देखें, मिसाल के तौर से मेरे सामने टेबल एक है, लैपटॉप है, बट आई नो इट दीज आर मेड ऑफ एटम्स, बट आई कैन नॉट सी दीज एटम्स, बट आई नो अबाउट देम। तो कहने का मकसद है रियलिटी के बाद से, सीकिंग नॉलेज के बाद से, विच इज द सीकिंग ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, देयर आर टू थिंग्स आपको रखनी पड़ती है, तंजी और तशबी। तंजी मीन्स ट्रांसेंडेंस, यानी देयर इज नथिंग लाइक हिम, लैसा कमिस्लिही शैयउन। एंड देन तशबी फअैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कहीं भी देखो खुदा का चेहरा है। ये दो तरीके से देखा जाता है। डेरेरा ने खाली तंजी अप्रोच देख ली, उसने तशबी नहीं देखी। तो इब्न अरबी हम्म। जैसे लोग कहते हैं कि देयर इज सर्टेनिटी लर्किंग बिहाइंड अंडरनीथ एम्बिग्विटी, डाउट्स, या जो भी है, देयर इज ऑलवेज दैट सर्टेनिटी। इसकी ऐसी तो और गुस्सों, उसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। देखिए इंसान अगर अपने बारे में भी डाउट करे ना, ही हैज टू बी सर्टेन कि ही इज डाउटिंग अबाउट हिमसेल्फ। यानी कि अगर मैं डाउट भी कर रहा हूँ अपनी एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल, आई हैव टू बी सर्टेन कि मैं डाउट कर रहा हूँ। सो देयर इज ऑलवेज दैट अंडरलाइंग रियलिटी, सर्टेनिटी। तो इब्न अरबी कहते हैं कि जब आप देखते हैं कायनात को, साइन ऑफ द, क्या होता है? इब्न अरबी इज वन ऑफ दोस पीपल जो एग्री करते हैं कि आप एक चीज को मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, आप एक पर्सपेक्टिव को मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, और ये सच बात है। बिल्कुल। जैसे हम अगर पाकिस्तान के अभी इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करें, तो मैं मे बी सोशोलॉजिकल अंदाज से आ सकता हूँ, कोई आ सकता है फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आ सकता है, कोई बिल्कुल। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आता है। ऑल of them are giving a certain perspective, but there's always going to be something more. So with Ibn Arabi's perspective, the idea is that basically चीजें आपको पता लग रही, but you keep on finding new ways. So yes, हम्म। there will always remain a certain level of not knowing, because that is simply the reflection of those divine attributes that are tanzi. क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैयउन, but at the same time there is going to be that certainty as well. So you're in that phase जहाँ पे there is certainty, but there's also not that much certainty from a certain level. But इससे क्या होता है?
कि you keep on going further and further and able to find more and able to acquire more knowledge. और नॉलेज वो चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है. तो ये चीज है कि इब्न अरबी समझाते हैं कि टू रीच द डिवाइन लव यू हैव टू हैव बोथ पर्सपेक्टिव्स, तंजीक पर्सपेक्टिव, तशबीह. जबरदस्त. डॉक्टर साहब जी, जो हम लोग पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, इवन मैं कनाडा की बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी पढ़े, मैं भी पाकिस्तान में पढ़ा हूँ. हमारी पीएचडी तो चले कनाडा से, लेकिन उससे पहले तो हमने पाकिस्तान में पढ़ा, और मैंने तो ज्यादा पढ़ा, आपने थोड़ा सा यहाँ पे कम पढ़ा. जो हमारे यहाँ रिसर्च मेथड्स पढ़ाया जाता है वो टोटली एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दिया जाता है, और हम वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उन्हीं को बहुत अच्छे हैं, जाहिर है हमने पढ़ा है उनको, और उनकी बेस पे हम इस लेवल तक पहुंचे हैं. और माशाल्लाह उनकी भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी तो वेस्ट ने इतनी तरक्की की है. तो हम जो इब्ने अरबी को, उन्होंने तो पढ़ा है, वेस्ट ने तो इनको बहुत ज्यादा स्टडी किया, हम इसको स्टडी नहीं करते. तो ये क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती? क्या लैंग्वेज का इशू है? मेरा ख्याल है कि वो इंग्लिश में भी होंगे ज़ाहिर है, इब्न अरबी की बुक्स, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं. तो हम कैसे अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ रागिब कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को भी कंसिडर करें जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं? तो ये क्या हम तरीका, मैंने देखा था पिछले दिनों आपने मुझे बच्चों की भी बड़ी अच्छी बुक्स मुझे भेजी थी कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिफरेंट आप मुझे भेजते रहते हैं लिटरेचर. तो हम क्या तरीका अपनाएं अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करने के लिए कि अपने टीचर्स को भी हम परसुएट करें कि आप ये चीज़ें भी अपने करिकुलम में शामिल करें? जहाँ पे रिसर्च मेथड्स में हम इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स को, अंग्रेज स्कॉलर्स को, वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ाते हैं, तो हम इब्ने अरबी को क्यों नहीं पढ़ाते? या इन जैसे इब्ने अरबी जैसे और बड़े स्कॉलर्स हैं, आपने और भी बड़े अच्छे नाम लिए, तो ये क्या किया जाए इसमें? पहली चीज, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन. मसला ये है कि हमारा मुस्लिम वर्ल्ड जो था वो कॉलोनाइज्ड हुआ था. तो मैंने जो आपसे बात की थी ना, ये डिवाइन लव के प्री मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड में फिर भी एक रिकग्निशन थी, अब क्यों नहीं है? जब वेस्ट मटेरियलिस्टिकली स्पीकिंग एडवांस हो रहा था तो द फोकस वाज ऑन पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म का आइडिया ये है कि देयर इज दिस वन राइट आंसर. इस्लाम फ्रॉम द बिगिनिंग रिकग्नाइज करते थे कि multiple perspectives, there are multiple truths, all of them are reflecting that divine ultimate truth, al-haq. हमारा ये हमेशा रहा है, यानी कि multiplicity is a reflection of that ultimate reality. और ये लॉजिकली भी समझ आता है. जैसे डॉक्टर सद, आपको मैं देख रहा हूँ, आप वालिद साहब भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप टीचर भी हैं, लेकिन आप हैं. आप मल्टीपल रोल्स कर रहे हैं. कभी वालिद साहब के तौर से बात करते हैं, कभी टीचर से बात के तौर से बात करते हैं, कभी एंटरप्रेन्योर के तौर से. इट डजंट मीन कि यू आर मल्टीपल, इट जस्ट मीन्स कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपकी डिफरेंट झलक नजर आ रही है. इसी तरह इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट था कि खुदा की मुख्तलिफ जो डिवाइन नेम्स है पूरी कायनात में नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये चीज खत्म हुई क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड हुए, और ये पॉजिटिविज्म का अप्रोच है कि बस वन वे अप्रोच ठीक है, जिसमें फिर सबसे ज्यादा फोकस हुआ क्वांटिटेटिव साइड में. उसकी वजह क्या, कि जब डेकार्ड आया, डेकार्ड का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस एक जो होता है द माइंड, एंड देन आप उसको कहते हैं द मैटर. यानी उनके नजदीक ये था डेकार्ड्स के दौर में, उन्होंने कहा भाई हम माइंड को तो मेजर नहीं कर सकते, खाली जो हमारे सामने आउटवर्ड चीज है उनको मेजर कर सकते. मुख्तसर कर, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल. अब क्या हुआ कि slowly that led to this scientific revolution जहां पे फोकस खाली है on quantitative, on numbers, focus on your numbers. तो डेकार्ड्स ने क्या किया, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसने दो टाइप्स के सब्सटेंस बनाए, एक माइंड और एक जो आउटवर्ड्स है, जो बॉडी या मैटर रहता है. जी और जी. उसमें उसने क्या कहा कि भाई यही चीज मेजर हो सकती है क्योंकि हम माइंड में कर नहीं सकते हैं. स्लोली दैट लेड टू द आइडिया कि जो चीज हमारे सामने बाहर है उसी को मेजर कर सकते हैं. इसी वजह से इतना फोकस है कि इमोशंस भी रीड करो किसी के तो स्केल बना देते हैं हम, लिकेट स्केल 1 to 10. द आइडिया इज कि हर चीज को क्वांटिफाई किया जाए. अब क्या बिल्कुल. हो कि हम एज पाकिस्तान एंड मेनी मुस्लिम वर्ल्ड कॉलोनाइज्ड हुए, ये थिंकिंग हमें डाली गई. तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो दोनों चीजों को फोकस करती है, वो कहती है यस एक रैशनल थिंकिंग है, लेकिन रैशनल थिंकिंग लिमिटेड भी होती है, और एक होती है इमेजिनरी थिंकिंग जिसको हम ख्याल कहते हैं, दैट अलाउज अस टू थिंक फर्दर. वो चीज को रिमूव कर दिया गया. इस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को ज्यादा फॉलो किया गया क्योंकि वी वर कॉलोनाइज्ड, और इसी से ज्यादा हम आगे बढ़ सकते थे.
यानी फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो इसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम ये ट्रेडिशन भूल चुके हैं, हम इमाम अली के बारे में भूल चुके हैं। और आप नोट भी करें आजकल हमारी जो डायल है ये हराम है, यानी दिस और तो सही है, बाकी चीजें गलत है। इट्स दैट थिंकिंग जो आ चुकी है कि everything can be defined or everything can be measured. That becomes a problem. And so, one thing, we were colonized. हमारी thinking भी colonized हो गई, unfortunately. We are not free from thinking the way we should be thinking from a traditional perspective. क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो intellectual tradition है, we don't know. And then एक और चीज अच्छा बात है, हमें समझना चाहिए, और ये एडवर्ड सईद ने बात की थी, उन्होंने अपनी किताब में ओरिएंटलिज्म में भी लिखा हुआ, और ये बड़ा मसला है। वेस्ट ने, यानी वेस्टर्न स्कॉलर जब आए, एंड रिमेंबर देयर दी, उनकी मार्च ने कॉलोनाइज किया हुआ है द अदर कंट्रीज को। वो रिलीजन्स, चाहे वो हिंदुज्म था चाहे वो बुद्धिज्म था, वो अपने नजरियात से पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और हमारे भी लोग फिर इन्फ्लुएंस होके उनके मुताबिक अपना इस्लाम समझने लगे, और वो गलत है। एग्री। इब्न अरबी इज नॉट सम पैंथियस्ट फॉर एग्जाम्पल। इब्न अरबी एक पक्के, उन्होंने 70 लोगों से तो हदीसें पढ़ी हैं, 70 लोगों से हदीस, उन्होंने हदीस हदीस की इजाजत ली या पढ़ा। तो ही वॉज अ मुस्लिम, एंड हमें देखना चाहिए अपनी नजर से। अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम को भी वेस्टर्न व्यू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो वेस्ट कहेगा वही जी इस्लाम हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी ट्रेडिशन नहीं पता है, एंड वी आर नॉट प्राउड कि जी हमारे पास इतना इनरिचिंग ट्रेडिशन है। और इसकी वजह क्या है? आई फील, और मैं रिसर्च एक सर्वे देख रहा था, मुझे बहुत अफसोस हुआ है वो सर्वे पढ़ के, कि मेरे ख्याल से जहां तक मैंने समझा वो सर्वे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी किताब नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब हम नहीं किताब पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लगेगा? हम्म। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं पाकिस्तान गया था लास्ट टाइम। मैंने अपने वाले गली गली में देख रहा हूँ रेस्टोरेंट्स, कुतुब खाना किधर है? कुतुब खाना किधर? व्हाई आर देयर सो मेनी रेस्टोरेंट? नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट, लेकिन मुझे बात ये कि क्यों नहीं कुतुब खाना है? जो तो हम कुतुब तब तक से नहीं कर अनफॉर्चुनेटली सकते थे जब भी तक हम डॉक्टर साहब, वो तो वो खत्म होते जा रहे हैं। बल्कि मैं जी देख रहा हूँ कि इतनी पुरानी पुरानी लाइब्रेरीज को खत्म कर दिया गया है। और किताब पढ़ने का जो रुझान हुआ करता था हमारे बचपन में, हम तो कोई किताब हमें मिलती थी, हम रजाई में घुस के टॉर्च से भी पढ़ रहे होते थे। लेकिन अभी जो है वो पढ़ने का बिल्कुल रुझान नई नस्ल में तो बिल्कुल नहीं है। और नहीं उनके है। पास जो उनके पास टाइम ही नहीं है। आई डोंट नो कि वो किस जल्दी में है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। मतलब वो उनकी आप देख लें कि टिकटॉक का जमाना है कि वीडियो भी 15-20 सेकंड से ज्यादा वो देख नहीं पाते, वो उसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो ये अच्छा, अपना जो ठहराव है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस ये कहना अब आप देखिए, हम मेनी पीपल, हमारे लोग जो हैं, नॉट एवरी बट मेनी आई वुड से, वो चाहते हैं जवाब मिले फौरन टिकटॉक के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें क्या हो गया, आप कमर्शलाइज बन गए, जो रिलीजियस नॉलेज भी वो कमर्शलाइज हो गई। कोई आएगा बंदा यूट्यूब में, उसको पता है कि भाई मुझे क्या करना है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस निकालो, मसलकों के दरमियान के बारे में बात करो, और हम्म। इसी तरह बिजनेस भी चल हाँ, जाता पड्डा है, डलवाओ और लोगों बस। को शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स भी दो। तो ये एग्जैक्टली। बदकिस्मती है। जब इल्म का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाएगा, जो कौम इल्म का रास्ता नहीं इख्तियार करेगी वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वो हमेशा कॉलोनाइज्ड ही रहेगी। और ये बदकिस्मती पाकिस्तानी माशरे में हो रहा है, क्योंकि हर चीज, अब मिसाल के तौर से, क्यों बिजनेस स्टडीज में क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है? क्यों नहीं क्वालिटेटिव कर सकते? क्यों नहीं ये इब्न अरबी जैसे लोगों की पढ़ के एक इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज की जाए? हम्म। लेकिन नहीं बिल्कुल। हो पाती, क्योंकि आइडिया यही है कि भाई यही चीजें, ये स्टैंडर्ड्स इसी से बढ़ना है। मिसाल के तौर से क्यों इतना कॉन्सेप्ट आगे गया? अब आप देखिए क्वांटिटेटिव की हम बात कर रहे हैं, इतने पाकिस्तान में स्कॉलर्स हैं जो लिटरली 20-20 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं साल में। इट हैज बिकम अ नंबर्स गेम फॉर एग्जाम्पल। वो क्या एक्चुअल नॉलेज है, या सिंपली वो एक रीजनरेशन नहीं ऑफ नहीं, द प्रीवियस नॉलेज हो रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी अभी डॉक्टर साहब एक बड़ी एक दिलचस्प मेरे जहन में एक और बात आई है कि जो आपने अभी कहा कि वो नॉलेज प्रोड्यूस, जो नॉलेज को, जो पिछले नॉलेज को आगे जो शेयर किया जा रहा है, अब जो एआई का जमाना आ गया उससे ये ज्यादा आसान भी हो गया है। लेकिन
एक यहाँ पे मुश्किल भी दरपेश आई है, वो ये आई है कि जो एआई है उसने सारी बुक्स खा ली हैं, वो सारा कुछ उसने हजम कर लिया। अब नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आने वाले दौर में अगर हमने इसको, एआई को, ये देखना है कि वो इंसान को compete ना करे या इंसान से वो कहीं आगे ना निकल जाए, तो हमें इंसानी अकदार को आगे बढ़ाना है। इंसानी अकदार वो सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जिनमें इंसानियत आती है, उसमें उसका फन आता है, उसमें उसके आर्ट्स एंड कल्चर आता है, जिसको एक एआई प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमें अपना जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, अगर हम उसमें फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे, तो हम यकीन करें कि एआई से बहुत पीछे रह जाएंगे और उससे बहुत मार भी खाएंगे। तो यहाँ पे जो आपने नंबर ऑफ पेपर्स की बात की, तो मैं चूंकि मेरा एक वो बिजनेस भी है, जो हम रिसर्च जर्नल्स पब्लिक वो करते हैं, सेटअप करते हैं, डेवलप करते हैं, रिसर्च जर्नल्स बना के देते हैं यूनिवर्सिटीज को, थिंक टैंक्स को। अब हम देखते हैं कि हम जो उस पर रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, तो एचईसी की वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, डब्ल्यू कैटेगरी, यकीन करें कि उसमें इंतहाई लो स्टैंडर्ड के पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए, और कई दफा ऐसे होता है कि प्रोफेसर ने अपना पेपर खुद से पढ़ा भी नहीं होता। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अपना, जिस पे उनका नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, उन्होंने वो पढ़ा भी नहीं होता। और वो सिर्फ स्टूडेंट्स ने लिखा होता है या उनके असिस्टेंट्स ने लिखा होता है, और उसको वो पैसे दे के पब्लिश कर देते हैं, और वो उसकी बेस पे वो प्रमोशन ले लेते हैं। प्रमोशन। अब जो आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो जब क्वालिटेटिव की बात करें तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम क्यों ना क्वांटिटेटिव की तरफ चले जाएं, आसान है, डाटा लिया, बना बनाया, कहीं से सेंसस का डाटा ले लिया या और चीजें ले ली, उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया, उसी को जो है वो आपने एनालिसिस, कोई ना कोई एसपीएसएस से आपने को टेस्ट उस पर लगा दिया, टी टेस्ट लगा दिया, नोवा लगा दिया, और उस पर एक पेपर बन गया और उसको पब्लिश कर दिया। अब क्वालिटेटिव पेपर प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है कि उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उनको डाटा कलेक्शन के लिए खुद से जरा बाहर निकलना पड़ता है, खुद से प्राइमरी डाटा लेना है, लोगों से क्वेश्चन करना है, लोगों से बातचीत करनी है, फिर जाके डाटा। तो वो उस चक्कर में प्रोफेसर तो पढ़ते ही नहीं, वो तो जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है। मैं आई एम सॉरी, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब इस बात पे थोड़ा सा ऑफेंसिव भी होंगे, लेकिन मैं काफी फ्रैंकली बात कर रहा हूँ कि मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि प्रोफेसर अपनी आसानी देखने के लिए वो क्वांटिटेटिव कर लेते हैं, क्वालिटेटिव को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे परसुएड करें स्टूडेंट्स को, तो पहली चीज तो ये आई कि उनको लिटरेचर की तरफ माइल किया जाए, उनको किसी भी तरह से लिटरेचर की तरफ माइल किया जाए, उन्हें बताया जाए कि यार खाली ये वेस्टर्न बुक्स नहीं है, हमारा अपना भी बहुत बड़ा असासा है जो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में मौजूद है। आप उसकी देखें ट्रांसलेशन, किसी भी किस तरह से उसकी ट्रांसलेशन लें, या अरबी हम पढ़ लेते हैं, फारसी भी देखें काफी हद तक। मैं इस दौर में भी बैठ के अगर मैं फारसी पढूं तो आधा तो मुझे समझ आ ही जाता है। उर्दू आपको पता है बेस ही फारसी पे करती है। तो थोड़ी सी बिल्कुल। मेहनत करके हम ये फारसी तो बहुत आराम से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और अरबिक, हमारा कुरान अरबिक में है, तो हर एक कुरान तो पढ़ता ही पढ़ता है, तो थोड़ी सी उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ले लें तो हमें बहुत हद तक चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। और फिर हालांकि लिटरेचर की तरफ जब तक माइल नहीं करेंगे, हम उनको कभी भी ये चीजें नहीं बता सकते। और वो हमारे पास मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो ट्रेन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक, पर्शियन, जैसे मैंने आपको डॉक्टर सैयद हुसैन नसर के बारे में, जी जी, डॉक्टर विलियम शरीफ, इनकी किताबें उर्दू में भी अब आती हैं। जबरदस्त जैसे जबरदस्त। सुहेल एकेडमी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुहेल एकेडमी लाहौर में है, वो अच्छा इनकी किताबें प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा राइट। अच्छा, इन लोगों ऐसे जबरदस्त इस कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स की वो करते हैं। जबरदस्त। लेकिन बात वही आ जाती है, लिटरेचर रिव्यू, हमें पहले तो बच्चों को समझाना चाहिए इल्म कितनी जरूरी चीज है। इल्म से आप आजाद होते हैं, आप पाबंद नहीं होते, आप माशरे को फॉलो नहीं करते हैं कि माशरा कुछ भी कर रहा हो, आप दूसरी नजर से देखते हैं, जहां पे आप भले गलत भी हो इंसान, लेकिन वो उसने राय कायम की बेस्ड ऑन हिज ओन तहकीक, रेदर देन बीइंग अ फॉलोवर, लिटरली अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ जो भी सोसाइटी कर रहा हो। बस बदकिस्मती यही हो रहा है। बस डॉक्टर साहब, जो आपने इससे पहले आइडेंटिफाई किया था ना कि जो
कॉलोनाइजेशन है वो हमारा जी कॉलोनियल माइंडसेट बन चुका है। मसलन कि बिल्कुल। हम जो जो हम स्लेव है ना, जो हम जहनी तौर पे गुलाम हैं। हम जी आज़ाद समझते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हो गए, फिजिकली तो हम आज़ाद हो गए, फिजिकली भी नहीं हुए लेकिन कंसिडर कर लेते हैं कि हम फिजिकली हुए हैं, लेकिन जहनी तौर पे अभी तक हम गुलाम हैं। हम इंग्लिश बोल के बहुत अच्छा फील करते हैं, अब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और वेस्टर्न स्कॉलर्स को हम तरजीह देते हैं। अपने जो ट्रेडिशनल हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे लोकल, मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि जो हमारे बिजनेस में जो जो पढ़ाई जाती हैं बुक्स, बिजनेस क्या सारे सब्जेक्ट्स में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की या पियर्सन की या इस तरह के बड़े पब्लिशर्स की, उसमें जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न एग्जाम्पल्स होती हैं। तो मैं ये एग्जैक्टली। काफी दफा कह चुका हूं कि हमारी गवर्नमेंट या इवन एचईसी उनको मजबूर कर सकता है। देखे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी कंजम्पशन है, उनको मजबूर कर सकता है कि आप पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स दें, ताकि यहाँ के बिजनेसेस के लोगों को पता चले यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीजियस सेवर पाक व्हील्स और बड़ी बड़ी, एक मैं तो खाली मैं नाम लिए बेशुमार नाम है, इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स है, तो उनकी केस स्टडीज क्यों नहीं दी जाती? हमें फॉरेन बिजनेसेस की केस स्टडीज दी जाती हैं। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल हम क्यों नहीं ईदी सेंटर, ईदी जो दस्तारी दी, जो बिल्कुल। कम्युनिटी सेंटर जो है, उन्होंने जो किया है खिदमत, उसको यूज किया जा सकता है। इट कैन बिल्कुल बी यूज्ड एज ए एनजीओ। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए माशरे बिल्कुल उसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ा सकते हैं। ना कि फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट, एग्जैक्टली ना कि कोई वेस्टर्न कंट्री में एनजीओ जो आई एम श्योर पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो रहने वो कनेक्शन नहीं हो पाएगी, बिल्कुल वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए। उसको पता है कि ईदी सेंटर, ईदी कम्युनिटी सेंटर, ये सारे लोग ने क्या खिदमतें की है, वो बिल्कुल। एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा। या हम्म, मिसाल के तौर से अगर बात की जाए पाकिस्तानी बिजनेसेस के हवाले से, देयर मेनी पाकिस्तानी बिजनेसेस जिन्होंने स्टार्ट के इनिशिएट एंड नाउ वेयर दे हैव एक्सपेंडेड। टेक द केस ऑफ फॉर एग्जांपल हबीब बैंक अभी कैन बी यूज एन एग्जांपल। बिल्कुल या बिल्कुल आपके अपनी इंडिजिनस एजुकेशनल सेटअप्स कैसे हुए हैं, राइट। बिल्कुल। ये सारी चीजें ली जा सकती है, लेकिन अगेन आई गेस क्योंकि इट इज मच इजियर, एक चीज प्रोड्यूस्ड है उसी को यूज करते हैं, लाइफ बिकम्स इजियर। दैट इज नॉट द वे। देखिए, इल्म के रास्ते में इंसान को स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, और अगर स्टूडेंट्स नहीं स्ट्रगल कर पाएंगे, सो क्या होगा, मे बी दिल गेट देयर डिग्रीज। एंड टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर, ऐसे देखें, मैं तो कहता हूँ पीएचडी भी लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर इंसान को टेक्निक आ जाए। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल इल्म हासिल करना, उसमें बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, उसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एग्री। लेकिन बात आ जाती है अनफॉर्चुनेटली हमारी, शायद अगेन सेटअप ऐसा हो गया इस दौर में, इस दुनिया में, कि हम बस मटेरियलिस्टिकली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम बिल्कुल। लोग फ्रॉम क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, अगेन मोर मनी, अ बेटर हाउस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन फिर क्या होता है कि इंसान कहता है यार इल्म में तो कुछ मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन इल्म के थ्रू जो बरकत होती है, बल्कि इस्लाम इतना फोकस करता है इल्म पर कि इतनी हदीसें हैं, इतनी मौजूद हैं बातें इस्लामिक पर्सपेक्टिव की, जिस पर इल्म पे तवज्जो आप खुद देखें। मैं फिर कहता हूँ, कुरान में ये नहीं कहा और चीज की ज्यादा तलब करो, किसके बारे में कहा है? कुल रब्बी जिदनी इल्मा, इल्म। अल्लाह मुझे इजाफा करे नॉलेज, जबरदस्त। इल्म में। हमारे बुजुर्ग होते थे, यानी बुजुर्ग अभी भी मौजूद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलेमा जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और लोग नहीं उनको जानते, क्योंकि एक तो वो आना नहीं चाहते मीडिया में, और वो खाली देव नोन थ्रू देव बुक्स। आई गिव एन एग्जांपल, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह पास टू ही वाज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद, फिर वो पेरिस में रहे। ही डिड 2 PhDs एंड he's written more than 60 books। अगर किसी को लगता है कि आई एम एग्जैजरेटिंग, उनकी पढ़ लें, उनके बारे में कोई भी बायोग्राफी इंसान पढ़ सकता है। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर मुस्तफा आजमी, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा, फिर एमए अल अजहर से किया, और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से किया इस्लामिक स्टडीज में। वो प्रोफेसर थे उधर सऊदी अरेबिया की एक यूनिवर्सिटी में, उनको किंग फैसल अवार्ड भी मिला था। जबरदस्त। उनकी किताबें इंसान पढ़े और फिर नजर आते कि वाकई हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत की है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास नॉलेज मौजूद नहीं है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर बात ये आती है कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, हम्म। हम किस चीज में तवज्जो डाल रहे हैं। मैं लोगों, कभी कभार देखता हूँ लोग इतने फोकस होते हैं ड्रामे में कि ड्रामे सीरीज चल रही है। पता नहीं, एक ड्रामा था, मैं अभी भी नहीं भूला हूँ, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त आया था जब वो लास्ट ड्रामा एपिसोड था, तो वो सिनेमा में दिखाया जा रहा था, और लोग इतने इमोशनल हो रहे, सब कुछ हो रहे। ठीक है, देख ले ड्रामा, लेकिन इल्म की तरफ नहीं जा रहे लोग। सही बात है, सही बात है। जो डॉक्टर साहब, अभी जो हमारा टाइम है वो भी, मुझे घड़ी नजर आ रही है कि 2 मिनट समथिंग रह गए, तो जी मेरा ख्याल है हम इसको थोड़ा सा
एंड की तरफ ले जाते हैं। मैं आखिरी आपसे आखिरी क्वेश्चन तो नहीं है, मसलन मैं आपकी थॉट लेना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेड की या ग्रेजुएट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में कोई अगर आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें तो वो काइंडली इसको इख्तितामिया के तौर पे आप कोई बात करना चाहें प्लीज। अम, मैं समझता हूँ और जानता हूँ कि बहुत सारे तो लाभ जो है वो इसी डिग्री परस्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको आजकल की दुनिया में जो इतनी महंगाई है, दे नीड टू सर्वाइव, सो दे सी एजुकेशन द मीन ऑफ सर्वाइवल। दैट इज ट्रू, ठीक है, वो भी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सी नॉलेज टू अंडरस्टैंड आप क्यों इस दुनिया में आए, आपका मकसद क्या है। क्योंकि एक रियलिटी जो कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि हर इंसान को, चाहे वो जिस बिलीफ का हो, उसको जाना है इस दुनिया से। तो कम बिल्कुल। से कम ये फोकस रखे कि भाई तालीम के थ्रू समझे कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, और मेरा खुदा के साथ क्या ताल्लुक है। जब इंसान को ये बात समझ आएगी कि मैं कौन हूं, तो वो अपने रब को भी पहचानेगा। और जब उसने अपने रब को पहचान लिया तो उसको ये बात समझ आएगी जो कुरान कहता है, वमा गर्रका बिरब्बिकल करीम एंड व्हाट हैज डिल्यूटेड यू अबाउट योर जनरस लॉर्ड। और फिर आपको पता लगेगा कि आपका रब बहुत करीम है। और फिर हर चीज आप देखेंगे, आपके लिए हर चीज में नेमत और रहमत नजर आएगी आपको, और लाइफ बिल्कुल। बिकम मच इजियर। मैं आई वुड एंड इट विद दिस, दैट चलिए। seek knowledge to you know yourself so that you can know the divine। जबरदस्त जबरदस्त। एंड और साथ में एक और चीज, जी जी। जो भी आपको इल्म पता है जरूर स्प्रेड करें लोगों के साथ, जबरदस्त और अपनी जबरदस्त। लाइफ इल्म की तरफ रुझान रखें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा टाइम भी बिल्कुल एंड पे चला गया है। और थैंक्स वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे पता है कि आप इस वक्त संडे है और बड़ा आपका जो है वो बीवी बच्चों का, फैमिली का थोड़ा सा टाइम है, जो मैंने आपसे काफी सारा टाइम ले लिया। तो इंशाल्लाह कीप इन टच, और इंशाल्लाह हम इस पे इसको जारी रखेंगे अपनी बात को। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, एंड थैंक यू। थैंक अल्लाह यू हाफिज। फॉर द अल्लाह इनविटेशन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।